लोग इस वीडियो में करेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण का ये दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 का 1 तक हम लोग सॉल्व करके देखे थे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का ये एक्सरसाइज है। तो उसमें हम लोग आज जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। 5 का 2 है, तो 5 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें करना है, समीकरण में बदलना है इसको। तो ये जो एक विवरण दिया गया है, इस विवरण को द्विघात समीकरण में इसको बदल कर लिख देना है। माने ये प्रॉब्लम सम्स है, तो ये प्रॉब्लम सम्स है मतलब ये कुछ विवरण यहाँ पर दिखा रहता है और उस विवरण के अनुसार से उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देना है, मतलब द्विघात समीकरण में बदल कर इसको लिखना है। जैसे कि 5 का जो दो नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो दोनों संख्या क्या क्या हो सकती है। तो अगर इस तरह का प्रश्न होता है तो सबसे पहले इसको, इस तरह की समस्याओं को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व हम लोग यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बदलेंगे। तो पहले ये जानना होता है, ये जो डिटेल दिया है, जो विवरण दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, दो क्रमिक विषम संख्या क्या होता है। अगर क्रमिक संख्या का बात करें तो 1 2 3 4 ये क्रमिक संख्या है। सम संख्या का बात करें तो 2 4 6 ये हमारा, या 8, इस तरह से हमारा सम संख्याओं का क्रम चलता है। और विषम संख्याओं का जो क्रम चलता है 1 3 5 7 इस तरह का क्रम चलता है। तो अगर यहाँ पर दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, मतलब इस तरह का संख्या में से कोई ऐसा दो संख्या है जो दो संख्या लिया गया है और उनका गुणनफल किया गया है तो 143 है, लेकिन वो भी दो क्रमिक मतलब अगर 5 लेते हैं तो उसका बाद वाला संख्या 7, अगर ये दोनों का गुना करेंगे तो 143 होना चाहिए, लेकिन ये अगर 5 7 लेते हैं तो 35 होगा। तो हमको इस तरह का संख्या सोचना है कि कौन सा ऐसा दो संख्या लेंगे जो उन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 143 आएगा। तो हम लोग इतना नहीं सोचते, हम लोग सीधे क्या करते हैं, इस तरह का समस्या को सॉल्व करना सॉल्व करना आसान होता है अगर हम उसको द्विघात समीकरण में बदल देते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देते हैं। क्योंकि अगर बैठकर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे जो कौन दो संख्या होगा, एक संख्या लेंगे, दूसरा लेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर एक लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, गुना करेंगे, तो ये इस तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। और ये प्रश्न ही है जो इसको पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो अगर पहला संख्या आपको पहला भी नहीं पता है, दूसरा भी नहीं पता है, तो एक को पहले मानना पड़ता है। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, पहली विषम संख्या x है। अगर पहली विषम संख्या x है, विषम संख्या x है, ये हम मान लेंगे। अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी क्या होगा, इससे 2 ज्यादा होगा, क्योंकि क्रमिक का मतलब 1 3 5 यानी दो का अंतर पर आएगा, इसलिए हमको इसी से पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी विषम संख्या हो जाएगा यानी x + 2, 2 का अंतर आएगा। अब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x + 2 है, और इनका जब गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो 143 होगा। तो अब आगे हम इक्वेशन में, तो प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 82 में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, ये दोनों का गुना करेंगे यानी x × x + 2 करेंगे गुने, तो ये देगा 143 के इक्वल। तो ये द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। कैसे, अब इसको गुना कर लेंगे, x का गुना करेंगे तो x² + 2x, x का दोनों में गुना होगा इक्वल टू 143। और अगर यही इस x² + 2x को इधर 143 को इधर ला देंगे तो 143 इक्वल टू 0 माइनस 143 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। और इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू निकलेगा, तो पहली विषम संख्या पता चल जाएगा और उसमें 2 जोड़ लेंगे तो दूसरी संख्या का भी पता चल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व इसके बाद वाले एक्सरसाइज में करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसमें द्विघात समीकरण में बदलना। 3 नंबर क्वेश्चन है, बोला है दो क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग 313 है। जैसा 2 नंबर था वैसे 3 भी है, लेकिन यहाँ पर इस संख्या का पहले मतलब समझना पड़ेगा किस तरह का संख्या। दो क्रमिक संख्या मैंने पहले ही बताया 1 2 3 4 5। तो दो क्रमिक संख्या लेंगे तो कोई भी दो संख्या लेंगे
उसका वर्ग करेंगे और तब जोड़ेंगे, तब 313 आना चाहिए। तो ऐसा दो संख्या कौन सा होगा? तो पता नहीं कौन सा संख्या है, नहीं पता, हम क्या करेंगे, पहली संख्या को x मानेंगे, तो दूसरी संख्या ऐसे ही पता चल जाएगा जो उससे एक ज़्यादा होगा। क्रमिक संख्या मतलब उससे एक ज़्यादा होगा। जो भी संख्या सोचेंगे उससे एक ज़्यादा वाला संख्या ही क्रमिक संख्या होगा, या जो संख्या सोचेंगे उससे एक कम, अगर 35 सोच रहे हैं तो 35 के नीचे का संख्या एक 34 भी क्रमिक संख्या है। तो इस तरह से दो कोई संख्या, तो इसमें सिंपल सा बात है जी, इसको आराम से मान लेंगे। माना कि पहली संख्या x है, सेम वैसे जैसे अभी 2 नंबर किए वैसे ही करना है। मैंने कैसे इक्वेशन बनाना है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या, यानी संख्या का पहले क्रम को समझना पड़ेगा। दो क्रमिक संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, इससे एक ज़्यादा होगा। ये सम और विषम नहीं बोला, सिर्फ क्रमिक बोला, तो दूसरी संख्या इससे एक ज़्यादा होगा अगर क्रमिक संख्या है तो x + 1 होगा। और इसमें बोला है, अब इस कंडीशन को देखेंगे, जो दो क्रमिक संख्याओं का वर्ग हो, यानी दोनों संख्याओं को पहले वर्ग करेंगे फिर उनका योग करेंगे, तब 313 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ADQ आ गए। तो क्या होगा, पहला संख्या x है, उसका वर्ग किए, स्क्वायर किए, दूसरा संख्या x + 1 है, उसका भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आएगा इक्वल टू 313 का। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देते हैं। पहले इसका स्क्वायर x² होगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a + b होल स्क्वायर टूटेगा, तो a का स्क्वायर + 2 × a × b + b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये 313। अब यहाँ पर जो एक जैसा है उसको प्लस माइनस कर लेंगे, x² मिलकर 2x² हो जाएगा, और 2 × x 2x होगा, और +1 का स्क्वायर 1 होगा, इक्वल टू 313। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, बहुत सारा विवरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, एक आयताकार क्षेत्र की विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। करना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो यानी द्विघात समीकरण में इस विवरण को बदल देना है। तो आयताकार क्षेत्र का बात आया तो सबसे पहले आयत का हम लोग को कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत का बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का परिसीमा कैसे निकलता है, आयत का विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, अगर लंबाई और चौड़ाई उसका पता है तो अगर लंबाई, ये आयत की लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो उस केस में आयत का जो जितना फॉर्मूला है अगर हम सब जानते हैं तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो पहले एक नज़र थोड़ा हम लोग फार्मूला पर दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कि फार्मूला क्या क्या है इसका। आयत का कुछ फार्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं। अगर आयत का फार्मूला नहीं पता है तो इसको नोट कर लेंगे, इसको लिख करके याद कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है, बनाना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं, आयत का जो लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है उस केस में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल माने एरिया, आयत का एरिया बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। आयत की परिसीमा मतलब पेरीमीटर, हम इंग्लिश टर्म भी लिख दे रहे हैं, बहुत काम का चीज़ है। तो ये पेरीमीटर, अगर आयत का पेरीमीटर जानना है तो फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाता है। और आयत के विकर्ण का लंबाई अगर निकालना होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करने से आयत की लंबाई निकल जाता है, आयत के विकर्ण की लंबाई निकल जाता है। विकर्ण को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो ये डायगोनल अगर निकालना होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न में आ जाते हैं। एक आयत के क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, यानी विकर्ण की लंबाई दिया है, यानी ये फॉर्मूला हमारा काम का चीज़ है। अभी 3 नंबर, आयत के विकर्ण की लंबाई अगर निकालना है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होल रूट भर में रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ आयत का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है बोलने का मतलब चौड़ाई कितना है ये भी पता नहीं है, लंबाई लेकिन उससे जो होगा 3 मीटर ज़्यादा होगा। तो चौड़ाई अगर पता रहेगा तभी तो हम लंबाई बता पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे तो लंबाई उससे 3 मीटर ज़्यादा है तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या, जो छोटा है उसको मानेंगे जिससे दूसरा आसानी से निकल जाए। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है तो हम चौड़ाई को मानेंगे। माना कि चौड़ाई
हम शॉर्ट में लिखिए चौड़ाई x मीटर है, आयत की चौड़ाई, तो देयरफॉर आयत की जो लंबाई हो जाएगा, आयत की लंबाई इसी से पता चल जाएगा, इससे 3 मीटर ज्यादा है, x प्लस 3 मीटर हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, आयत की चौड़ाई पता है, लंबाई पता है, तो क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, परिसीमा निकालेंगे, या इसके मदद से हम क्या निकालेंगे, जो चीज दिया रहेगा। आयत की विकर्ण की लंबाई दिया है तो इसलिए हम आयत की विकर्ण की लंबाई ही निकालेंगे इसके मदद से, लंबाई और चौड़ाई की मदद से। तो आयत की विकर्ण की लंबाई हो जाएगा, फॉर्मूला बैठा देंगे, विकर्ण की लंबाई इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये अभी हम फॉर्मूला लिखे थे। तो अब इसमें लंबाई क्या है, लंबाई x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 का स्क्वायर होगा, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, x लेट किए हैं तो x का स्क्वायर। अब ये जो है यही लंबाई है विकर्ण, अगर ये चौड़ाई और ये लंबाई है तो विकर्ण इसके हिसाब से विकर्ण की लंबाई ये होना चाहिए, और प्रश्न के हिसाब से विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। तो ये दोनों का लंबाई, विकर्ण की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है और विकर्ण की लंबाई हम भी निकाले हैं, तो ये दोनों अलग अलग ना हो करके ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देते हैं प्रश्न के अनुसार, या हिंदी में लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। तो x स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये जो होगा इक्वल टू इस विकर्ण की लंबाई के इक्वल होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहले स्क्वायर रूट को जब इधर से हटाकर राइट साइड में भेजेंगे तो इक्वेशन का रूल है, स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये स्क्वायर रूट उधर चल जाएगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम आगे इधर आ गए हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट यहाँ से हटाएंगे पूरे का स्क्वायर रूट है, तो ये इधर से चला जाकर 15 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ आ गया स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर अगला काम कर लेंगे, यहाँ होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है और प्लस 15 का स्क्वायर 225। आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर मिलकर ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको गुना कर लेंगे तो दे देगा 6x, और ये 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसको भी इक्वल टू के पहले लाएंगे तो माइनस 225 हो जाएगा इक्वल टू के बाद 0। तो यहाँ पर प्लस माइनस कर लेते हैं, संख्या का बाकी है 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस होकर कितना देगा, 15 में से 9 हो जाएगा 6, 216 आएगा इक्वल टू 0। माइनस में आएगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 जो है विवरण दिया गया है, देखिए क्या है, कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, कितना किलोग्राम चीनी खरीदा है ये नहीं बताया, लेकिन 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा। यदि उसी रुपया में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। तो ये जो एक विवरण है, इस विवरण में अगर सोचा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें खोजना चाहेंगे, सबसे पहले खोजना चाहेंगे कि चीनी का दर क्या था, यानी चीनी 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना था, तो 80 किलोग्राम में 80 रुपया में वो कितना चीनी खरीदा है ये पहले पता करना हमारा जरूरी था। अब पहले तो चीनी का दाम ही पता नहीं है कि चीनी किस दर से बिक्री किया गया था, चीनी का 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या था। तो 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा है तो चीनी का दर यानी चीनी का रेट पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है। अब दूसरा कंडीशन दे रहा है, यदि उसी रुपया में 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। 80 रुपया में कितना किलोग्राम खरीदा पता नहीं, लेकिन बोला कि उसी रुपया में उसको 4 किलोग्राम ज़्यादा चीनी मिलता। कब मिलता,
जब चीनी का जो दर है 1 रुपया कम होता, यानी पहले जिस दर से चीनी खरीदा था उससे 1 रुपया कम होने पर उसको 4 किलोग्राम चीनी पहले से ज़्यादा मिलेगा, यानी 80 रुपया में जितना किलोग्राम चीनी खरीदा था नहीं पता, लेकिन 4 किलोग्राम चीनी अभी ज़्यादा मिलेगा। तो ये समस्या है जो हमको यहाँ पर सोचना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, क्या लेकर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चीनी का दर को ही मान लेंगे कि 1 किलोग्राम चीनी का दर क्या है, यानी चीनी का दर अगर मान लेते हैं तो सारा समस्या हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मान लेंगे क्या, माना कि चीनी की दर x रुपया प्रति किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का दाम है x रुपया, ये है। अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं कि 1 रुपया 1 किलोग्राम का दाम है, तो वो 80 रुपया में कितना खरीदा, तो पहले पता करते हैं। देखो एक एक स्टेप में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कहाँ जाकर इक्वल होगा, आगे जैसे बढ़ेंगे पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में जाकर ये दो चीज इक्वल हो जाएगा। जब एक ही चीज का दो को हमारे पास दो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एक ही चीज का, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग पहले पता करेंगे कि 80 रुपया में कितना चीनी खरीदा। 100 रुपया में तो 1 किलोग्राम चीनी मिलता है मान लिए हैं, तो 80 रुपया में कितना चीनी मिलेगा, तो 80 रुपया में चीनी का परिमाण कितना होगा, परिमाण माने कितना मात्रा मिलेगा। तो 80 रुपया में चीनी का परिमाण कितना होगा, तो 100 रुपया से इसमें डिवाइड कर देंगे, 80 रुपया डिवाइडेड बाई x, तो इतना किलोग्राम चीनी हो जाएगा। क्योंकि रेट से रुपया में डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम पता चल जाएगा कि अगर 5 रुपया मान लेते हैं 40 रुपया किलो चीनी है, तो 80 रुपया में को कितना किलो मिलेगा, तो 40 से डिवाइड करेंगे 80 में तो 2 किलो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पता नहीं है कि कितना रुपया किलो है, तो हम 100 रुपया लिए हैं तो 1 से डिवाइड किए, तो ये तो हुआ 80 रुपया का हिसाब। अब आते हैं यदि उसी रुपया में वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाता, तो 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाएगा तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम हो जाएगी। तो अभी का जो दर होगा वो पहले से कम हो जाएगा। अभी चीनी की दर कितना हो गया है, चीनी की दर होगा 1 रुपया पहले से कम, यानी x में से 1 रुपया कम हो जाएगा। हम 100 रुपया दर मान के चल रहे, x माइनस 1 रुपया अभी चीनी का दाम है प्रति किलोग्राम। अब इस रुपया से, अगर इस रुपया से इस दर से अभी 80 रुपया में चीनी खरीदेगा तो अभी भी तो चीनी मिलेगा, और वो जो अभी भी चीनी जो मिलेगा पहले से 4 किलो ज़्यादा मिलेगा। तो देयरफॉर अभी भी फिर निकालेंगे 80 रुपया में अभी चीनी का परिमाण कितना होगा, जब रेट कम हो गया उस केस में चीनी का परिमाण कितना होगा, तो 80 रुपया में चीनी का परिमाण हो जाएगा 80 रुपया को इस रेट से फिर डिवाइड कर देंगे x माइनस 1, यह भी इतना किलोग्राम मिला। अब हमारे पास दोनों किलो, पहले कितना किलोग्राम मिला था चीनी और अभी कितना चीनी मिला दोनों पता है। पहले इस दर से इतना किलोग्राम मिला था और अभी जब 1 रुपया दर कम हो गया है तो अभी 80 रुपया में इतना किलोग्राम चीनी मिला है, और ये दोनों का अंतर ही तो 4 किलोग्राम का है। अभी 4 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रहा, पहले कम मिला था, तो इन दोनों का अंतर ही करेंगे तो 4 किलोग्राम दिखाएगा, माने इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर 4 आएगा। तो एटीक्यू आ गया प्रश्नानुसार, यानी 80 बाई x माइनस 1, यानी ये अभी का इतना किलोग्राम चीनी है और ये पहले था 80, यानी 80 बाई x करेंगे तो ये घटाएंगे तो 4 किलोग्राम का अंतर देगा, क्योंकि ये 4 किलोग्राम ज़्यादा मिला है पहले की तुलना में। तो ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देंगे, तो ये फॉर्म आ गया, इक्वेशन तो बन गया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम यहाँ पर दे देते हैं। क्या करेंगे, अब इसका लसा करेंगे, x माइनस 1 और x का लसा अगर करेंगे यानी एलसीएम करेंगे तो कितना देगा। तो यहाँ के बाद से अगला स्टेप ये है, तो x माइनस 1 और x का लसा करेंगे तो लसा आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स, ये दोनों का इंटू हो जाएगा। अब x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 कट जाएगा और x बचेगा, x का 80 में गुना करेंगे तो ऊपर देगा 80x, बीच में माइनस है माइनस देंगे,
फिर 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कट जाएगा और इसमें 80 का गुना होगा तो 80 इंटू एक्स माइनस 1 लिख देंगे और इक्वल टू के बाद क्या है 4। अब आगे बढ़ते हैं, ये नीचे का गुना करके लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देगा और ऊपर में हमें ब्रैकेट तोड़ेंगे यहाँ पर तो 80x माइनस ये माइनस 80x आएगा और माइनस माइनस प्लस 80 आ जाएगा इक्वल टू के बाद 4। अब थोड़ा सा और इसको सिंपल फॉर्म ला देंगे, सिंपल फॉर्म माने ऊपर का जो प्लस में से कर लेंगे तो प्लस 80x माइनस 80x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ 80 आया 80 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे तो हम इक्वेशन का एक रूल है ये दोनों ऊपर का नंबर है हम यहाँ इससे काट सकते हैं 4 से ये 20 का में कट जाएगा। तो अब यहाँ क्रॉस जब गुना करेंगे तो 1 का 20 में गुना होगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुना होगा तो करेंगे तो क्या देगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका किए 1 से तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इक्वल टू के बाद इधर से करेंगे तो 20 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसको भी लगा देंगे तो माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारा मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। 6 का क्वेश्चन नंबर 3, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। अगर ये दो स्टेशन है हम मान लेते हैं ए स्टेशन है बी स्टेशन और इनका बीच का जो दूरी है 300 किलोमीटर है, यानी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई, मान लेते हैं यहाँ से ट्रेन शुरू की और ये दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुँचने में 2 घंटा कम समय लगता। तो 2 घंटा कम समय लगता, पहले कितने समय में जाती थी ये तो पता ही नहीं है। तो 2 घंटा अगर कम समय भी लगेगा तो हम लोग वो उसको कितना समय लगेगा कैसे पता करेंगे। तो अगर ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रही है तो उसका एक अपना वेग होगा। वो वेग क्या है, किस वेग से गई, डिस्टेंस तो पता है, दूरी तो पता है 300 किलोमीटर है दोनों का बीच का, लेकिन ये दूरी पता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय जानने के लिए उसका ट्रेन का वेग पता होना चाहिए। अगर ट्रेन का वेग पता रहता तो ये 300 किलोमीटर दूरी है तो उस वेग से इस दूरी में डिवाइड करते तो समय पता चल जाता। बाद में बोला है कि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक अगर होता है, एक कंडीशन दे रहा है कि अधिक होता तो उसको पहले से 2 घंटा कम समय लगता। तो पहले कितना समय लगा है ये पता करना होगा और पहले उसका वेग क्या था ये जानना होगा। तो उसके पहले कुछ हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, उस फार्मूला को ध्यान रखिए। अगर इस तरह का जब दूरी वेग का सवाल आएगा तो ये 3 फार्मूला पहले जानना जरूरी है। अगर वेग किसी का निकालना होता है, किसी ट्रेन का जो वेग होता है और वेग निकालने का फार्मूला है दूरी बटा समय। अगर जिनको पता नहीं है वो नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। और दूसरा समय निकालने का जो फार्मूला होता है दूरी बटा वेग, तो दूरी में वेग से भाग कर देते हैं तो समय निकल जाता है। और तीसरा जो फार्मूला है अगर दूरी निकालना है तो दूरी निकालने का जो फार्मूला है वेग में गुना जो समय रहता है, अगर समय से गुना कर देंगे तो निकल जाता है दूरी। तो ये 3 फार्मूला बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का मैथ जब भी आएगा तो ये फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। ये फार्मूला अगर दिमाग में है, याद है, तो इस तरह का सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम है जैसे हम हर मैथ का जो ज़रूरत है, जो फार्मूला है यानी बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम हर जो भी सम्स आ रहा है, जो भी सवाल आ रहा है, उसका जो बेसिक चीज़ है जो जानना जरूरी है वो हम आपको नोट कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ अगर ख्याल रखेंगे तो कोई भी मैथ को करना आसान हो जाएगा। तो देखिए अगर इस सवाल को देखें तो हमारा ज़रूरत क्या है, दूरी पता है। अगर वेग को मान लेते हैं तो हम उससे समय निकाल सकते हैं, दूरी पता वेग कर लेंगे तो समय निकलेगा। यानी हमारा ज़रूरत है ये वाला फार्मूला का अभी समय निकालने का, दूरी बटा वेग। तो चलिए हम मानते हैं ट्रेन का जो वेग है वो पहले किस वेग से चलती थी, पहले हम उसको मानेंगे। पहले हम मान लिए ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्व चल रहा है, तो माना कि ट्रेन का वेग, ट्रेन का जो समान वेग था, एक वेग से चल रही थी जो पहले चलती थी, समान वेग बोला है ना, समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई।
तो माना कि ट्रेन का समान वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी हमको पता ही है, दूरी कितना है, दूरी है जो वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो दूरी है 300 किलोमीटर। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने में लगा हुआ समय क्या होगा? तो जाने में पहला कंडीशन का निकाल रहे, बाद में हम दूसरा कंडीशन में आ रहे। पहले जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गई है उस समय क्या समय लगा? तो जाने में लगा समय दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग। अभी हम इसका फॉर्मूला लिखे थे। तो दूरी है 300 किलोमीटर और वेग है उसका, अभी जो वेग माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ जब समय निकालेंगे तो घंटा आएगा, 300 बटा x घंटा। तो ये अभी का समय। उसके बाद उसका ट्रेन का वेग, अभी का वेग, ट्रेन का अभी वेग क्या होगा? अभी जो है ट्रेन का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, माने 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया। तो ट्रेन का जो अभी का वेग है वो बढ़ गया है पहले से। पहले x किलोमीटर प्रति घंटा वेग था, अभी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा वेग हो गया है। 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया जाए तो जो समय लगेगा वो समय पहले से 2 घंटा कम होगा। तो इस केस में ट्रेन का अभी समय क्या होगा? अभी ट्रेन का जो समय होगा, अभी ट्रेन का समय अगर निकालेंगे तो फिर दूरी बटा वेग करेंगे, दूरी बटा वेग। तो दूरी है वही दूरी, तो 300 किलोमीटर ही है, वेग खाली बदल गया है x प्लस 5। इतना घंटा का अभी का समय लगेगा। अब पहले का घंटा और अभी का घंटा जो लगा है उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो लास्ट कंडीशन यही है। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता है। यानी ये जो समय आया है, अभी का जो समय आया है, ये 2 घंटा कम समय है और पहले समय लगा था ये वाला। तो ये इतना घंटा पहले लगा था, अभी इतना घंटा लगा, तो इसमें 2 घंटा समय कम लगा है, ये ज़्यादा है। तो दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? ये कम है 2 घंटा, ये 2 घंटा ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है या तो उसमें से 2 घंटा कम कर देंगे तो इसके समय के इक्वल आएगा, या जो कम है 2 घंटा उसमें 2 घंटा जोड़ देंगे तो पहले के समय के इक्वल आ जाएगा। और इक्वल कर देना ही तो इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अब हम यहाँ पर इक्वल कर दे रहे हैं, दोनों समय हमारे पास है, हम समय को रख लिए हैं, बाद बाकी मिटा दिए। तो हमारा ये पहले का समय है, ये अभी का समय है। अभी का समय 2 घंटा कम लग रहा है और पहले का समय 2 घंटा ज़्यादा था। हम दोनों को आमने सामने लिखकर कंपेयर करेंगे प्रश्नानुसार, यानी एटीट्यूड, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो अभी हो जाएगा, दोनों समय को आमने सामने पहले रखते हैं। 300 बटा में x एक समय है इतना घंटा, और दूसरा है 300 बटा में x प्लस 5, ये भी एक समय है। ये समय 2 घंटा कम है, तो अगर इसमें हम 2 घंटा जोड़ देते हैं तो पहले के समय के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल फॉर्म लाएंगे। सिंपल फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे। कैसे लाएंगे? 300 बटा में x माइनस ये प्लस में है तो इधर आकर ये माइनस 300 बाई में x प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 2 को रहने देंगे। अब इसका लसा कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 5 की एलसीएम आएगा, ये दोनों गुना रूप में एलसीएम में आ जाएगा। इससे भाग करेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा, x प्लस 5 का इससे गुना करेंगे तो 300 से गुना नहीं करेंगे, 300 को गुना फॉर्म में लिख देंगे। 300 इंटू एक्स प्लस 5 का गुना होगा इसमें, और x प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x आएगा, x में 300 का गुना कर दिए तो माइनस 300 x आ गया, इक्वल टू के बाद 2। अब इसको गुना कर लेंगे, ऊपर में प्लस माइनस कर लेंगे और नीचे का गुना करके इक्वेशन फॉर्म दे देंगे। कैसे देंगे? हम दे दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अब ऊपर लाइन आ गया, तो यहाँ पर 300x प्लस 300 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा, माइनस 300x तो है और डिवाइडेड बाई जो नीचे का है उसका इंटू कर लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 5x देगा, और इक्वल टू के बाद क्या है? 2 है, 2 रहेगा। तो ऊपर में प्लस माइनस करेंगे तो ऊपर में देखिए प्लस 300x है, माइनस 300x है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1500, और नीचे में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बार बार यहाँ से 2 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा।
750 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इधर भी 1 का होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर का किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू के बाद इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 को भी इधर लेकर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो आज का जो सम्स है, तो जितना भी यहाँ पर दिया गया है सब कुछ विवरण है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट जो है अब इसके बाद से जो सम्स है उसके बाद वाले क्लास में हम लोग करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ओके।